YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर सेल पर। और ये सेल का हमारा थर्ड लेक्चर है। जिस किसी ने भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ना देखा हो वो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख सकता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया सेल के इंट्रोडक्शन पे, सेल थ्योरी पे, सेल के साइज पे, सेल के शेप पे, सेल के टाइप्स पे। ठीक है, इन दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया। मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल में जो होता है वो मेनली तीन तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सेल में कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? सेल में मेनली तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अगर उनको बारी बारी से हम देखें तो वो होते हैं कौन कौन? सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। तो ये तीन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स हैं सेल के। इसके अलावा अगर बात करो तो सेल वॉल भी एक होता है, लेकिन सेल वॉल एक्चुअली क्या होता है? वो सेल मेम्ब्रेन में ही आता है। ठीक है, वो सारे सेल्स में नहीं पाया जाता, इसलिए उसको सेल कंपोनेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। तो तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे हमारे सेल वॉल्स, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक, तो आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन पे और नेक्स्ट लेक्चर्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का मूवमेंट ही अलाउ करता है, इन और आउट, या तो अंदर जाना हो या तो बाहर जाना हो, दोनों केसेस में कुछ सेलेक्टेड चीजों का ही अलाउ करता है, सारे चीजों का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, कुछ चुने हुए चीजों का अलाउ, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जिन चीजों की जरूरत होती है उनका वो मूवमेंट अलाउ करता है, नहीं होती है मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद ये जो होते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन और लिपिड के, मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड के बने हुए होते हैं।
ठीक है, क्या क्या बताया मैंने सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा, ये तो इसका नाम हो गया, लेकिन इसको ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, इसको ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सेल के बाहर या अंदर कुछ चुने हुए सेलेक्टिव मटेरियल्स का मूवमेंट अलाउ करता है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसका किसका बना हुआ है? ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। एक चीज पढ़ना है हम लोगों को इसके बारे में, जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या है कि ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो दो लिपिड लेयर्स के बीच में रहता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये मान लो कि एक प्रोटीन है, और ये क्या है, ये लिपिड का एक लेयर, उसके ऊपर ये, फिर ये, ठीक है, ये फिर प्रोटीन लिपिड, तो कुछ ऐसा रहता है सैंडविच के फॉर्म में। ठीक है, बीच में एक लिपिड हो गया, और सॉरी बीच में एक प्रोटीन हो गया, और साइड में, दोनों साइड में बाइलेयर किसका है? बाइलेयर है ये लिपिड का। ठीक है, तो कुछ ऐसा सैंडविच मॉडल, इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थोड़ी देर बाद बताऊंगा किसने दिया था। पहले एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये किसी भी सेल का आउटर मोस्ट, ये एनिमल सेल में क्या होता है, ये सारे सेल से पहले तो प्रेजेंट होता है, या तो प्लांट हो या तो एनिमल हो, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा कि ये एनिमल सेल के केस में तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है एनिमल सेल के केस में, लेकिन प्लांट सेल के केस में ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है या आउटर मोस्ट वॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। ठीक है, found in both animal and plant cell, outermost in animal cell and lies below cell wall in plants। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, और ये एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट होते हैं, लेकिन बिलो सेल वॉल पाए जाते हैं किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में क्या, सेल वॉल के नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद अब आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम है सिंगर और दूसरे का नाम है निकोलसन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इनके मॉडल के मुताबिक इन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है, सैंडविच तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। कैसा स्ट्रक्चर रहता है? जिसमें दो लेयर्स होते हैं लिपिड के, और उनके बीच में एक लेयर होता है किसका? प्रोटीन का। देखते हैं कैसा मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये कुछ ऐसा मॉडल दिया था उन्होंने, और इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि ये जो रेड वाले में मैंने बनाया है ये क्या है, ये है प्रोटीन, और ये है लिपिड।
ठीक है। तो ये प्रोटीन है और ये लिपिड है। इस लिपिड में भी दो पार्ट्स थे, जो ये पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक और ये जो टेल पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो अब देखा जाए, फिलहाल मुझे हमें ये नहीं जानना, हमें ये जानना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक उन्होंने क्या दिया कि लिपिड के बाइलेयर्स के बीच में एक प्रोटीन क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया हमारे लिपिड्स। तो ये कुछ ऐसा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करें अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पे, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट। ठीक है। ये क्या करता है, ये मूवमेंट अलाउ करता है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। समझ में आ रहा है। फंक्शन के केस में क्या करेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग इसके फंक्शंस पे, तो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल एंड फ्रॉम इन आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। सिंपल सी बात है, अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल्स। ठीक है। सेल्स में जो सब्सटेंस मूवमेंट का सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो किसके वजह से हो पाता है, वो सेल मेम्ब्रेन के वजह से ही हो पाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे है, दो चीजें हमें पढ़नी है, एक है ऑस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन। तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है। ये दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन में होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। यहां डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लिख देता हूं, ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से जहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूट का वहां तक। इस चीज को करने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको करने के लिए, इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, इस मूवमेंट को होने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई पूछे डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, तो
क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर दूसरा देख लें ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर concentration टू लोअर concentration। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में यहाँ सॉल्वेंट का या वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं diffusion of water, also called diffusion of solvent और water। इसको हम लोग डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के हुए? दो तरीके के। कौन कौन? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो होता है किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उन डिफरेंसेस को भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो अब देख लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग ऑस्मोसिस की, तो ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड रहे, चाहे वो लिक्विड रहे, चाहे वो गैस रहे। ठीक है, तो ये और सारे के सारे मीडियम्स में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में। ठीक है, दूसरा इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है पार्टिकल के मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसमें रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पर यहाँ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है? रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए, किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए इसको वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर वाटर। ठीक है, ये डिफ्यूजन में क्या वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ में क्या है कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है वो सभी डायरेक्शंस में हो सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? ऑस्मोसिस में पार्टिकल का मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में होता है, इन वन डायरेक्शन, एंड यहाँ पे क्या है? ऑल डायरेक्शन। ये जो डिफ्यूजन है इसमें मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मूवमेंट कहां हो सकता है? किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिफ्यूजन के केस में सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और ऑस्मोसिस के केस में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोला हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा उसको भी। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें अब
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब समझते हैं बारी बारी से क्या होता है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब होता है सेम, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब सेल के अंदर और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेम हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन। इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब सेल के अंदर और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, उसको हम कहते हैं क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ठीक है। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कहते हैं? जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल is less than inside the cell। अब यहाँ हाइपोटोनिक में क्या हुआ कि जो सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है, ठीक है। अब बारी बारी समझो फिर से। मैंने क्या बताया? आइसोटोनिक में सेल के बाहर और अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। बार बार मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर कम है तो वो हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन हुए? जैसे चीनी और पानी का अगर सॉल्यूशन लें तो चीनी जो हुआ वो क्या हुआ? वो सॉल्यूट हुआ, और पानी जो हुआ वो क्या हुआ? वो सॉल्वेंट हुआ। तो चीनी और पानी ये एक सॉल्यूशन बन गए। सेम केस में यहाँ अगर देखें तो हम भी यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो होता है, जो जैसे एग्जांपल चीनी, चीनी क्या है? पानी में घुल रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट जो जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं सॉल्यूट के मात्रा में, सॉल्यूट के क्वांटिटी में। अगर सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे आइसोटोनिक में सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या है? दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, दोनों जगह क्या है? बराबर है। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है और इनसाइड कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल होंगे वो वाटर लूज करेंगे। वो क्या करेंगे? वो वाटर को लूज करेंगे, और सेल के अंदर से वाटर कहाँ जाएगा? सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर अगर देख लें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें मैंने क्या बताया कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के बाहर से। मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लेस, बाहर के सेल से बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें
जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है, वो सेल के अंदर होगा और ये सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो किशमिश का, किशमिश के अंदर चीनी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जब उसको हम पानी में डालते हैं, तो पानी में चीनी का मात्रा क्या होता है, कम होता है, तो क्या होता है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया और सेल उस किशमिश के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे वाटर क्या होगा, यहाँ पे वाटर चला जाता है किशमिश के अंदर, ठीक है, बिकॉज अंदर क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। तो वाटर कहां से मूव किया, वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, बाहर में, ठीक है। सिंपल, ये किशमिश है, ठीक है, ये किशमिश है, किशमिश के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल क्या जाएगा, इनसाइड जाएगा, ठीक है, सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने लगेगा वाटर, बिकॉज वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा और यहाँ पे कम, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कहां जाएगा, वाटर सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तीनों तरह के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। आइसोटोनिक, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन आउटसाइड और इनसाइड सेम होता है, ठीक है, इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होगा, बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा। हाइपरटोनिक, इसमें सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर होगा। तीसरा, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया मैंने, हाइपोटोनिक में क्या, सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे सेल के बाहर से वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद हम लोगों ने बात करा ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। उसके डिफरेंस के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अध्ययन विज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।